हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। आज हम लोगों के सामने एक टॉपिक है जिसको हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानेंगे और उसमें कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या परेशानी हुई, भारतीयों को और अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे ऊपर शासन का एक ये गहरा इंपैक्ट डाला, उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज चीजें इंसिडेंट्स रूप में लिख रखी हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में दोस्तों काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे और इजी मैनर में आप लोग समझ पाएंगे कि आखिर ये जलियांवाला बाग मैसेक्योर यानी कि हत्याकांड क्या था। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि यहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये औपनिवेशिक, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ औपनिवेशिक घटना। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है? व्हेन अ सिंगल कंट्री कंट्रोल ऑन अदर कंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, सोशल, कल्चर etc आप बोल सकते हैं कि भाई एक देश के द्वारा दूसरे देश पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रूप में नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? औपनिवेशिक काल कहलाता है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया तो हम लोग कॉलोनाइज थे और जाहिर सी बात है कॉलोनियल सिस्टम को प्रमोट करने वाले कौन से लोग थे? ब्रिटिशर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये वाली घटना, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम थे, तो इसीलिए हम उस टाइम के घटना को 1947 से पहले का जो काल है हमारे पास कॉलोनियल टाइम पीरियड कहलाता है, औपनिवेशिक काल कहलाता है, जिसमें से जलियांवाला बाग इंसिडेंट आपको एक मेजर इंसिडेंट के रूप में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो मेजर इंसिडेंट है, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, किस वर्ष हुई? तो आपको देखने को मिलेगा 13 अप्रैल 1919। ये खास तौर पे वैसाखी का दिन था। आप लोगों को पता है सिखों का ये सबसे बेस्ट त्योहार या बोल सकते हैं फेस्टिवल के रूप में ये लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। हमसी के नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो चारों रिलीजन के अपना क्या होता है? एक मुख्य पर्व होता है। वैसे ही यहाँ पर सिखों ने क्या किया? एक वैसाखी के बारे में बात करते हैं, उन्होंने ये फेस्टिवल मनाने का कोशिश तो किया, लेकिन इस पर क्या हो गया? बिल्कुल आप बोल सकते हैं पानी फेर दिया। किसने? अंग्रेजों की बात करते हैं। सबसे पहली बात, वर्ष, किस वर्ष की बात करते हैं? ये खास तौर पे जो 9th 10th वाले हैं उनके लिए मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में आया है। क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यू का सवाल बनता है दोस्तों। उसके बाद ये हम लोग स्थान के बारे में बात करेंगे कि कहां पर ये घटना हुई। तो पंजाब के अमृतसर में ये चीजें देखने को मिलती है, इंसिडेंट देखने को मिलती है। प्रमुख व्यक्ति, यहां पर मैंने खास तौर पे ये 2 पॉइंट ऐड किए हैं जिसमें भारतीय लोग की बात करते हैं और अंग्रेजी हुकूमत की बात करते हैं। अब दोनों को लीड करने का काम कौन कर रहे थे? कॉमन सी बात है, भारतीय लोग में से कोई ना कोई तो होगा जो काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो एक व्यक्ति का नाम आता है सरदार उधम सिंह। ये घटना घटने की बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये जलियांवाला बाग में ये घटना क्यों घटी। तो रीजन क्या था कि वहां पर एक कानून लाया गया जिसको हम लोग जानते हैं रोलेट एक्ट के नाम से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काला कानून के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। उसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर काला कानून, ब्लैक लॉ क्या था। तो उसमें अंग्रेज अपने आप को प्रेफर करने के लिए कि वो जो भी कुछ करे, भारतीयों से ये उम्मीद रखते थे कि वो उस पॉलिसीज का विरोध ना करे। लेकिन यहां पर खास तौर पे 2 व्यक्ति थे जिनका नाम हम लोग पढ़ेंगे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में, कि इन्होंने रोलेट एक्ट का क्या किया? विरोध किया, जिसके चलते अंग्रेजों को यह बात सही नहीं लगी और इन दोनों को क्या करवा दिया? अरेस्ट करवा दिया। अब अरेस्ट करवाने के बाद, इन दोनों को अरेस्ट कराने के बाद जो भी इनके समर्थक थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करा। फिर वहां पर अंग्रेजों ने इसके अगेंस्ट में एक और कानून ला दिया जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मार्शल लॉ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहां पर वैसे ही आपको 2 चीज देखने को मिलेंगे, सरदार उधम सिंह और अंग्रेजी हुकूमत में जो खास तौर पे सेना का प्रमुख था जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल डायर। नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। अब ये वैसाखी वाले दिन क्या करते हैं? जलियांवाला बाग में अब लोग क्या करते हैं? वैसाखी मनाने जाते हैं, प्लस उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी लोग वहां पर इकट्ठा हुए। तो आप 2 पॉइंट समझ सकते हैं कि जलियांवाला बाग होने का मेन इंसिडेंट क्या था। सबसे पहली बात, लोग वहां पर क्या हुए थे? रोलेट एक्ट यानी कि ब्लैक लॉ के नाम से जो कानून जाना गया उसका विरोध करने के लिए। दूसरा, वैसाखी मनाने के लिए। जैसे ये बातें पता लगती है, अंग्रेजी हुकूमत के हेड की बात करते हैं जो सेना प्रमुख था जनरल डायर का, उसको पता लगता तो वो खुद वहां पर क्या करता है? जलियांवाला बाग में जाता है। जाने के बाद वो क्या करता है? अपने मिलिटेंट्स को, अपने आर्मी को बोलता है कि एंट्री एग्जिट पॉइंट दोनों को क्लोज किया जाए। क्लोज करने के बाद वहां पर वो भारतीयों पर अंधाधुंध क्या करता है? फायरिंग करवाता है। फायरिंग करवाने के बाद वहां पर भारतीयों की क्या हो जाती है? बहुतायत मात्रा में डेथ हो जाती है कि लोग बचने के लिए अपने आप को वेल्स कुएं में बात करते हैं, दीवार के पीछे भाग रहे हैं। वहां पर अभी भी ये चीजें हिस्टोरिकल रूप में देखने को मिलती हैं, वो चीज दोस्तों। उसके बाद यहां पर सबसे पहली बात तो 9 अप्रैल को क्या किया गया?
रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। जाहिर सी बात है, हम लोग अगर अगेंस्ट में किसी के आते हैं तो कोई ना कोई तो व्यक्ति लीड करेगा ना। तो यहाँ पर दो व्यक्ति आपको देखने को मिलता है, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में बात करता है। अब इन दोनों का विरोध के चक्कर में इनके जो चाहने वाले थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर दिया। विरोध करने के बाद क्या होगा, अंग्रेज और ज्यादा गुस्से में आएंगे। उन्होंने भारतीय जो विरोध करता था उनको क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। उसके बाद विरोधियों को पंजाब से बाहर भेजने पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। मतलब क्या है दोस्तों, अंग्रेजों का मेन मोटिव क्या था कि जो भी वो ब्लैक लॉ यानी कि रॉलेट एक्ट के नाम से जिसे जानते हैं, उनको ये आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहला क्या किया, जो भारतीयों की तरफ से विरोध कर रहे थे उनको अरेस्ट किया। दूसरी बात क्या है, जो खास तौर पर भारतीयों को जागरूक करने का काम करते थे उनको पंजाब से बाहर भेजना चाहते थे। ना वो यहां पर रहेंगे, ना लोगों को अवेयर करेंगे। जब अवेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोगों के ऊपर मनमानी तरीके से शासन करने के लिए अंग्रेज लोग ऑटोमेटिक वहां पर क्या है, विराजमाने बैठे हुए हैं। उसके बाद यहां पर क्या है, मार्शल लॉ लागू किया जाना हिंसा रोकने हेतु। लेकिन यहां पर क्या किया गया, ये मार्शल लॉ खास तौर पे हिंसा को बढ़ाने के लिए। तो बातें लिखी गई हैं कि मार्शल लॉ क्यों लागू किया गया, हिंसा को रोका जा सके। लेकिन इस मार्शल लॉ के तहत अंग्रेजों का क्या करना था, अपने मनमानी तरीके से अपने हिसाब से क्या करना था, भारतीय क्षेत्रों पर जिसमें पंजाब, बॉम्बे, दिल्ली, इन सब के ऊपर ये चीजें लागू की गई। कहीं ना कहीं ये उस टाइम पर एपिक सेंटर था, खासतौर पर किस चीज के लिहाज से, विद्रोही सेंटर के लिहाज से। नाइटहुड, यहां पर सबसे बड़ी घटना क्या हुई, लोगों का विरोध जताने का एक और तरीका था कि जो हमारे उस टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने क्या किया, उनको जो उपाधि, जो टाइटल मिले हुए थे नाइटहुड के, उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों को वो वापस लौटा दिया, ताकि अंग्रेजों को ये लगने लगे कि भाई भारतीय लोग वाकई में इस चीज का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उसके बाद गांधी जी ने भी इस चीज की निंदा करी। और गांधी जी का आपको कोट सभी को पता है कि कोई भी चीज अगर हासिल करना है आपको, तो वो हिंसा से ना होकर के वो आप क्या कर सकते हैं, थ्रू द अग्रीमेंट, थ्रू समझौता की बात करते हैं, अहिंसा माध्यम से आप उस चीज को रिसीव करते हैं। तो गांधी जी ने ऑटोमेटिक इस चीज को बायकॉट किया, खासतौर पर जिसको हम लोगों ने क्या बोला, रॉलेट एक्ट और मार्शल लॉ। दोस्तों उसके बाद ये सब घटना घटने के बाद अंग्रेज को, या आप बोल सकते हैं अपने अधिकारियों को बचाने के लिए क्या किया गया, उन्होंने एक कमीशन बनाया। उस कमीशन का नाम क्या था, हंटर कमीशन। अब हंटर कमीशन के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। हंटर कमीशन भारत में स्थापित किया गया। हंटर कमीशन का मेन काम क्या था कि जो भी जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ है, इनकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा यह हंटर कमीशन लाया गया, जिसका मेन काम क्या था, औपनिवेशिक घटना के औपनिवेशिक काल के दौरान जो ये जलियांवाला बाग है, वो क्या क्या घटनाएं, उन सब चीजों पर क्या करना, इंक्वायरी बैठाना। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर। ये विलियम हंटर के नाम पर ही हंटर कमीशन नाम पड़ा दोस्तों। इसमें खास तौर पर 3 भारतीयों को क्या किया गया, ऐड किया गया, जिससे भारतीयों को यह विश्वास हो जाए कि ये जो कमीशन बनाया जा रहा है ये उनके फेवर में है। लेकिन ये बस क्या था, एक तरीके से आप बोल सकते हो उनकी स्ट्रेटेजी थी, नीति थी, आप बोल सकते हैं चाल है, अपने लोगों को बचाने के लिए, ताकि भारतीयों को ये लगे कि हमारे भारतीय सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं कोई फैसला लेंगे, कहीं ना कहीं कोई क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, तो उसमें भारतीयों का हित होगा। लेकिन आगे चल के इनकी बातों को बस दिखाने के लिए 3 भारतीयों को शामिल किया गया। जैसे आपको पता है कि आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कि साइमन गोबैक के बारे में, कि किस तरीके से साइमन कमीशन भी आया, वो भी अनसक्सेसफुल रहा इन्हीं कारणों की वजह से। तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक था जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बारे में, कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, मेन रीजन क्या था, कहां पर हुआ, कौन कौन से लोग शामिल थे, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। एक और चीज है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले आपको पता है खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ, जो खास तौर पर टर्की बात करते हैं, तुर्की में वहां के खलीफाओं ने मुसलमानों को क्या किया भाई, अपमान करने का काम किया, अपमान किया, जिसके कारण से भारत में 2 अली ब्रदर्स के नाम से आप लोग जानते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन दोनों ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने के लिए उन्होंने हिंदुओं से हाथ मिलाया। उस टाइम पर हिंदुओं को जो लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली साथ में मिलकर के यूनिटी फॉर ऑल दिखा करके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करी। उसके बाद की यह घटना है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, ये भारतीयों के लिए काफी ज्यादा ब्लैक डे भी बोल सकते हैं आप, काला दिन, क्योंकि उस टाइम पर सरदार उधम सिंह ने क्या किया था, अंग्रेजों का विरोध किया। और ये वही व्यक्ति हैं जो उस टाइम पर बच गए, और ये वही व्यक्ति हैं जिसने गोली चलाने वाले का जो हेड था, जिसका नाम था जनरल डायर, उसको इंग्लैंड में जाकर के, लंदन में जाकर के वो क्या करते हैं, उनको
हत्या कर देते, उनको मार देते। तो दोस्तों होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया और काफी ज्यादा हेल्पफुल मिला होगा, क्योंकि अगर ये आप ध्यान कर लेंगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स वाइज मैंने आप लोग समझाने की कोशिश करी है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले।